इतिहास बदल जाएगा, राजनीति बदल जाएगी। एकजुट 85% आपकी संख्या है। जिस दिन एकता बनाकर एकजुट हो जाओगे, सारे अधिकार हक आपको मिल जाएंगे। आपका लड़का किसान मजदूर, जहां गवर्नमेंट टुकड़ा डालो राज करो की व्यवस्था लागू किए कि 3 बिल पास किया। 4 महीने से किसान चिल्ला रहा है, सर्दियों में उसके ऊपर बौछारें मारी जा रही थी। ये सरकारें गरीबी हटाना नहीं चाहती और गरीब बनाना चाहती। ब्राह्मण कितना है? 3.5%। और अगर वो दूसरी चीज पढ़ेगा तो खिड़की खोल के उसको भगा दो। बोल 85। तो उनको भी ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारा भी समान अधिकार है शिक्षा का। लाख कोई पैसे वाला है और हमारे पास जानकारी है, योग्यता है, तो वो हमें हरा नहीं सकता। लेकिन हमारा बच्चा जो भेदभाव का शिकार होता है, वो बड़ा होता है, वो कुछ कहने से, कुछ बनना तो दूर, कुछ कहने से भी डरता है कि उसके इस राजनीति की जो हमारी ये जो सरकार है बीजेपी की चल रही है, इसमें एससी दलितों की ही बच्चियों को क्यों शिकार बनाया जाता है रेप केस का? है जग जाहिर मूस बिल्ली में बैर जहां, बना चरवाहा शेर तो बकरी के खैर कहां। हमको बेबस बेकस और लाचार तथा गुलाम बनाने वाला अगर कोई भी विदेशी भारत में आया तो ब्राह्मण विदेशी है। जब जीत गया तो राजा बन गया, हमारे लोग गुलाम हो गए। अधिकार ब्राह्मणों को सारा ये दिया कि ब्राह्मण शिक्षा ले सकता है, ब्राह्मण शिक्षा दे सकता है, ब्राह्मण संपत्ति रख सकता है, ब्राह्मण सुरक्षा के लिए हथियार उठा सकता है। सारे अधिकार ब्राह्मण अपने पास रखा। ये हमारे पुरखों को अधिकार नहीं दिया और सेवा दिया। सारे साहित्यों में हमारी गुलामी को पुख्ता करने का काम ब्राह्मणों ने किया। तमाम चीजों की पूजा करवाया ब्राह्मणों ने हमारे समाज के लोगों से। निकल पड़े हैं अपना घर द्वार छोड़ करके, ये सोते हुए ओबीसी को जगाने का काम कर रहे हैं। ओबीसी के लोग वो हस्ती है जो कि अपने ताकत को नहीं पहचानते हैं। जिस तरह हाथी बहुत ताकतवर होता है लेकिन अपनी ताकत को नहीं जानता है, और जब ताकत को जान जाता है तो उसके आगे सारे जीव फेल हो जाते हैं। तो इसी तरह ओबीसी के लोग अपनी ताकत को जानेंगे तो ये भारत बदल जाएगा, इतिहास बदल जाएगा, राजनीति बदल जाएगी। और बाबा साहिब अंबेडकर के जो संविधान लिखा है उसके तहत जो आपको हक अधिकार दिए गए हैं वो मिलने लगेंगे। अभी बाबा साहिब अम्बेडकर जी ने तो किताब में, संविधान में लिख करके चले गए, लेकिन इस देश में ब्राह्मणवादी व्यवस्था हावी है। ये लोग अपने हक अधिकार आपको देना नहीं चाहते हैं। जिस दिन आप लोगों में एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग एकजुट 85% आपकी संख्या है। जिस दिन एकता बनाकर एकजुट हो जाओगे, सारे अधिकार हक आपको मिल जाएंगे। ये देश में पूरे परिवर्तन चल रहा है। परिवर्तन का मतलब है यहाँ की व्यवस्था परिवर्तन करना। अब व्यवस्था परिवर्तन क्या करना है? अब आज की शिक्षा देख लीजिए। आपका लड़का किसान मजदूर, एससी ओबीसी का लड़का डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, और ये बन सकता है क्या? एक एमबीबीएस कराने के लिए 40 लाख रुपया लगता है, 50 लाख लगता है। आप बना सकते हैं क्योंकि शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है। इंग्लिश मीडियम
स्कूलों में एडमिशन के लिए 20,000 रुपए लगता है। आप 20,000 दे के एडमिशन करा सकते हो? नहीं करा सकते हो। और इसके बाद गाड़ी का कन्वेंस खर्चा, फीस, तो आप लड़का कहाँ पढ़ेगा? प्राइमरी में, जहां गवर्नमेंट टुकड़ा डालो राज करो की व्यवस्था लागू किए। खाना खाओ, आप लोग सोचते हैं बहुत अच्छा कर रही है सरकार, हमारे बच्चे को खाना दे रही है, कपड़ा दे रही है, बस्ता दे रही है, जूता दे रही है। ये आपको आपके बच्चों का गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। जब पतीला खटकने लगता है तो आपका बच्चा पढ़ता है क्या? और ऊपर से क्या कहा है? 8वीं तक कोई बच्चा फेल नहीं किया जाएगा। मतलब स्कूल जाए चाहे नहीं, लेकिन उसकी कक्षा बढ़ती रहेगी। और जब कक्षा बढ़ती रहेगी तो आपका बच्चा कोई कंपटीशन कर सकता है क्या? उसका सरकारों का उद्देश्य है कि टुकड़ा फेंकते रहो, राज्य करते रहो और मनरेगा में काम करते रहो। मनरेगा का काम क्या है? 90 दिन काम करना है, इसके बाद बैठ के खाओ, न मूस मरेगा और न मोटाएगा। यही नीति जिसको आपने वोट दिया है, मोदी को आप देख रहे हो, मोबाइल टीवी में देख रहे हो कि 3 बिल पास किया। 4 महीने से किसान चिल्ला रहा है। सर्दियों में उसके ऊपर बौछारें मारी जा रही थी, उसका बिजली काट दी गई, उसका जो है बिजली काट दी गई, पानी नहीं दिया जा रहा। कोई हमदर्दी नाम की चीज नहीं है। और मोदी भाषण देते हैं कि MSP के तहत आपका अनाज बेचा जाएगा। आप खुद इस साल देखे होंगे MSP जो है 18 से कुछ 64 रुपए थी। क्या आपका धान 18-64 रुपए में बिका? नहीं बिका। धान तो आपका भूसी और कनकी के भाव 900, 1000, 1100 में बिका कि नहीं बिका है? तो आप लोग सोचिए इन चीजों को। ये सरकारें गरीबी हटाना नहीं चाहती और गरीब बनाना चाहती। तो जैसे जैसे गरीब बनेंगे तो सरकारें मौज करेंगी। और ये मनवादी सरकारों का उद्देश्य है कि SC OBC के लोग कभी चुनाव लड़ने लायक न रहें। आपके बच्चे कभी अधिकारी अफिसर बनने लायक न बने। तो सोचिए, जिनका हम झंडा लेकर बहुत घूमते थे, वही सरकारें आपके ऊपर तलवार जैसे चला रही हैं। ये सोचने की बात है। देश में ब्राह्मण कितना है? 3.5%। जब से देश आजाद हुआ तब से कौन शासन कर रहा है? यही कर रहे हैं। हम लोग ठगे कैसे जाते हैं ये मैं बता रहा हूं। चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, वो ये आकलन करती है कि कहां पर निषाद की संख्या ज्यादा है तो वहां निषाद को वोट दे देते हैं, टिकट दे देते हैं। कहां लोधी ज्यादा है वहां लोधी को टिकट दे दिया। जहां कुर्मी ज्यादा है वहां कुर्मी को टिकट दे दिया। जहां पाल ज्यादा है वहां पाल को टिकट दे दिया। SC सीट में जहां SC ज्यादा है वहां SC को टिकट दे दिया। हम लोग सोचते हैं ये हमारा बड़ा सम्मान करते हैं और हम जात के चक्कर में फंस करके वोट दे देते हैं। और जब विधायक संसद जीत के जाता है, जब विधायक संसद जीत के जाता है तो वहां क्या होता है? जैसे आप एक पिंजड़े में तोता को पाल दो तो तोता को जो पढ़ाओगे वही पढ़ेगा। और अगर वो दूसरी चीज पढ़ेगा तो खिड़की खोल के उसको भगा दोगे।
वही काम। इसीलिए सांसद विधायक आपका कोई काम नहीं करते हैं, और जो ये भाजपा और कांग्रेस वाले पढ़ाते हैं उतना ही पढ़ते हैं। गलत कह रहे हो बताइए, हैं? और ना वहां तो ओबीसी के लिए, एससी के लिए संसद में कोई आवाज तक उठाने वाला नहीं है। और नहीं कभी टीवी में देखे हो कि कोई सांसद ओबीसी के लिए लड़ रहा हो, या हमारी जात के लिए लड़ रहा हो, या किसी एससी के लिए लड़ रहा हो, तो बताइए। तो ये जात के हिसाब से भविष्य में वोट देना बंद करो। और किससे वोट देना है? विचारधारा से। विचारधारा से, जैसे विचारधारा 85 की है, एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोग विचारधारा से ये पार्टी बहुजन मुक्ति पार्टी देश में पहली बार आई है। और इस विचारधारा से अगर भंगी भी जीत के जाएगा तो वो तुम्हारा काम करेगा, तुम्हारी बात करेगा। इस चीज को नोट कर लो। और समय बहुत कम है क्योंकि प्रोग्राम बहुत लगे हैं, यहाँ से धाता तक वक्ता बहुत है। मैं ज्यादा ना कुछ कह करके अपनी बाणी समाप्त करूंगा। इसी के साथ एक नारा लगाऊंगा, बोल 85, आप लोग कहोगे जय मूलवासी, बोल 85। और जो इस बाम सेल के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने सहयोग किया कि यहाँ पे जो एक मीटिंग लगे, सबसे पहले उनको धन्यवाद देते हुए मैं अपने महापुरुषों को जय करते हुए, और उन वीरांगनाओं की जय जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर हमारे जो ये समाज है, समाज को बदलने के लिए पूरा प्रयास किया और अपना एक योगदान दिया, जिससे हमारा समाज आगे बढ़ सके और इसमें परिवर्तन आ सके। तो मैं अपने विचार व्यक्त करते हुए कुछ लाइनें बोलूंगी, जैसे कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसने पिया वो गुर्राया, जिसने नहीं पिया ठगाया। तो जाहिर बात में शिक्षा पे ही बोलूंगी। शिक्षा से हमें अपने अधिकार जानने का एक मौका मिलता है। अगर हमारे पास शिक्षा नहीं है तो हम कुछ भी नहीं जान सकते। जो लोग हमें बताएंगे, सिखाएंगे, या फिर जो समाज में हम देखते हैं बस उसी को आगे दर पीढ़ी बढ़ाते रहते हैं। तो जैसा कि हमारा बच्चा जब स्कूल में जाता है, छोटा बच्चा, तो सबसे पहले हमारे साथ भेदभाव वहीं से शुरू हो जाता है। आप देखते हैं कि अपर जो जाति के लोग रहते हैं, जैसे कि स्वर्ण, उनके बच्चों को टीचर खास तौर से ध्यान देते हैं। क्यों? कभी ध्यान दिया है कभी ध्यान? क्योंकि वो भेदभाव हमारे छोटे बच्चों के साथ ही शुरू हो जाता है, और समय के साथ साथ वो जो कुंठा रहती है उनके अंदर वो बढ़ती रहती है कि नहीं, हमारे साथ हमारा ये वर्ग ही बना दिया गया है कि नहीं, हमारे साथ ये भेदभाव होता रहे। और इससे उसका जो मानसिक शोषण है और जो उसके मानसिक विचार है वो शुरुआत से ही बदलते रहते हैं। कहते हैं इंसान का विकास उसके दिमाग, मस्तिष्क, विचारों से होता है। तो ऐसे विचार इस समाज में ही हमारे लिए बना दिए गए हैं कि हम आगे बढ़ ही ना पाए। शिक्षा ही का क्षेत्र, जैसा कि मैंने ये टॉपिक उठाया है, तो जैसे हमारा छोटा बच्चा सबसे पहले स्कूल जाता है, वैसे ही उसके साथ भेदभाव का सलूक। फिर जैसे जैसे अगर उसके अंदर योग्यता है, वो पढ़ने में बहुत तेज है, अगर एंट्रेंस यानी लिखित पेपर वो पास करके आगे बढ़ता है, तब भी उसके साथ जो टीचर, जो स्वर्ण टीचर जिनका स्टाफ रहता है, उसका खूब शोषण करते हैं। ये बच्चा आगे ना बढ़ पाए। क्यों ना आगे बढ़ पाए? कहीं अधिकारी अच्छी रैंक में ना निकल पाए। अगर वो निकल गया तो जाहिर सी बात अपने स्तर के लोगों को वो देखेगा और कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में उनका योगदान देगा। तो इसलिए शुरुआत से ही उसको रोक दिया जाता है और उसको आगे बढ़ने के लिए पहले से ही मुश्किलें पैदा की जाती हैं। तो ये जो परिवर्तन हमारी यात्रा चल रही है, इसमें बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसमें मैंने एक विषय लिया है शिक्षा का, क्योंकि शिक्षा चाहे महिला की हो चाहे पुरुष की हो, वो बराबर जरूरी है। खासतौर से महिलाओं के लिए मैं कहूँगी, यहाँ पे महिलाएं नहीं है, सिर्फ 2 महिलाएं हैं। और जाहिर सी बात अगर ये बताना चाहेंगी तो अपने से ज्यादा 2, 4, 10 लोगों को तो बता ही पाएंगे, क्योंकि महिलाओं में भी ये आज 50% अगर पुरुषों को दिया गया है भारत में, तो 50% महिलाओं को भी दिया गया है। वोट का अधिकार जितना पुरुष का है उतना महिलाओं का भी है। तो उनको भी ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारा भी समान अधिकार है शिक्षा का, कि शिक्षा हमें एक कानूनी संवैधानिक तरीके से हमें एक लिखित रूप से दिया गया है ये अधिकार, जिसको कोई हटा नहीं सकता, ना कोई हमारा हक छीन सकता है।
तो सबसे पहले हमें अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए जागरूक करना चाहिए, उनको प्रेरित करना चाहिए। और माँ बाप या घर परिवार या गांव में भी हम हैं, कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो सबसे पहले हमें उसका किसी भी तरह से अगर कोई योगदान देना है तो वो देना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा समाज बदल सकता है तो सिर्फ शिक्षा के बेस पे। अगर शिक्षा नहीं है तो ना हमें जानकारी मिलेगी, ना हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ पाएंगे, ना लोगों से कुछ बोल पाएंगे, ना कह पाएंगे। क्योंकि अगर हमें कुछ कहना है, समझना है और कानून में हमारे लिखित हमारे अधिकार जो मिले हैं तो वो सिर्फ शिक्षा के माध्यम से, हमें पढ़ाई के माध्यम से बाबा साहब ने हमें एक संवैधानिक रूप से दे रखे हैं। तो उनके लिए हमें सबसे पहले बाबा साहब और इस बाप से प्लेटफॉर्म जिसमें हमें मान सम्मान महिलाओं के लिए, और खासतौर से मैं एक महिला हूँ, मुझे यहाँ बराबर का एक दर्जा मिला, मुझे बोलने का मौका दिया, तो इस बाप साहब के लिए पहले एक जोरदार तालियां। शिक्षा वो हथियार है कि अगर लाख कोई पैसे वाला है और हमारे पास जानकारी है, योग्यता है, तो वो हमें हरा नहीं सकता। कुछ पल के लिए वो हमारा मनोबल तो तोड़ सकता है, लेकिन जो सच है उसको नहीं बदल सकता। जैसा कि मैंने आपको जातिवाद के भेदभाव के बारे में बताया। दूसरा ये शुरू होता है जब हम किसी विभाग में जाते हैं अपनी मदद मांगने के लिए कि नहीं हमें ये मदद चाहिए, सर हमारे साथ ये गलत हुआ, या मैडम हमारे साथ ये गलत हुआ। क्यों? कभी देखा है अपर कास्ट में किसी का शोषण हुआ? हमेशा SC ST OBC के साथ क्यों शोषण होता है? क्योंकि इसमें न शिक्षा का कोई स्कोप है, न इतना ज्यादा शिक्षा लोग लेते हैं। और ब्राह्मणों में देखा गया है कि जो स्वर्ण लोग हैं वो शिक्षा को भी बहुत अच्छे से जानते हैं, पैसे से तो पहले से ही मजबूत है, क्योंकि उनका वर्ग शुरुआत से ही ये चीज करता आया है, पैसे से मजबूती, पैसे से वो मजबूत है, शिक्षा ले रहे हैं और अपने बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हैं। जब वो लौट के आते हैं तो अच्छी जगह, अच्छी पोस्ट पे पहले से ही स्थायी रूप से वो पद ले लेते हैं। लेकिन हमारा बच्चा जो भेदभाव का शिकार होता है, वो बड़ा होता है, वो कुछ कहने से, कुछ बनना तो दूर, कुछ कहने से भी डरता है कि उसके मन की बात कोई ना सुन ले, अरे लोग मुझे क्या कहेंगे, क्योंकि मेरी जाति ऐसी है। बाबा साहब ने अगर ये अधिकार ना दिया होता तो हम ना यहाँ सामान बैठ पाते, ना उठ पाते, ना इस तरह मीटिंग लगा पाते। तो हमारे महापुरुषों ने जो एक विचारधारा रखी है, उस विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए हमें जो ये समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उस चीज को हमें प्रचार प्रसार आगे भी करना है। भले यहाँ 10, 20, 50 जो लोग हैं, लेकिन अगर हम जागरूक करने निकलेंगे तो कई लोगों को जागरूक कर सकते हैं। क्योंकि अगर माना हम जिसको बता रहे हैं वो पढ़ा लिखा नहीं भी है, तो उसको हमें ऐसे बताना है कि उसकी समझ में ऐसे मोटिवेट करना है। हम अपने रिश्तेदारों की, पास पड़ोस की, पार्टी की बातें तो तमाम करते हैं, लेकिन जिससे हमारी जिंदगी बदल सके हमें वो बात करनी है, वो जानकारी उन्हें देनी है। लड़कियां देख रहे हैं आजकल इस राजनीति की जो हमारी ये जो सरकार है बीजेपी की चल रही है, इसमें SC दलितों की ही बच्चियों को क्यों शिकार बनाया जाता है रेप केस का? सही है, केस इतने बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम मदद मांगने भी जाते हैं, हमारा घर परिवार जाता है तो सबसे पहले मार दिया जाता है, दबा दिया जाता है, या उसको पुलिस द्वारा प्रोटेक्ट कर दिया जाता है कि इससे ना मिले कोई, इसकी जानकारी बाहर तक न पहुंचे। सही है, झूठ नहीं। आप खुद पेपर देख रहे होंगे या समाचार टीवी रेडियो जहां भी सुन रहे होंगे, क्योंकि ये सिस्टम जो पूरा बना, विभाग कोई भी हो, वर्ग कोई भी हो, लेकिन इस सिस्टम में हर तरह से लोग स्वर्ण ही भरे हुए हैं। जो हमारे कुछ लोग हैं दलित वर्ग या जो SC OBC ST के जो लोग हैं, वो क्यों हिम्मत नहीं कर पाते? क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि नहीं हमारी जाति ऐसी, हमें नहीं बोलना चाहिए। इस राजनीति में, इस सरकार में जरूरत हमें एकता की और एक दूसरे के सहयोग की, क्योंकि सहयोग बिना हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं, मतलब एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो जैसा कि मेरे पास सर ने समय का अभाव कर लेकर दिया है, आगे भी मुझे जब मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। तो धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत, जय मूल निवासी। जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रदेश के पैमाने पर परिवर्तन यात्रा निकाली गई है और तमाम जिलों से होती हुई आज आपके जिले में हम लोग कल से आए हैं, आज दूसरा दिन है, उसके पीछे कारण है। कारण यह है साथियों कि हमारा जो OBC समाज है वो उसके अंदर जागृति नहीं है, और समाज को जागृत करना और उसके हक अधिकार से उसे अवगत कराना बहुत जरूरी है। यह बात बताना जरूरी है कि देश को 74 साल आजाद हुए हो गया और हमारे समाज में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे भी हैं,
पढ़ने लिखने का अधिकार भी हमें मिल गया है, इसके बावजूद भी हमारे समाज में जागृति नहीं आ पाई और दोस्त और दुश्मन की पहचान करना हमारा समाज नहीं जान पाया। तो है जग जाहिर मूस बिल्ली में बैर जहां, है जग जाहिर मूस बिल्ली में बैर जहां, बना चरवाहा शेर तो बकरी के खैर कहां। और किया है ब्राह्मणों ने किया है शोषण हर जमाने में, और जो किया कि नाही खून चूसे अनजाने में, मगर हमारे समाज के लोगों को पता ही नहीं चला। जानवर भी अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान करना जानता है कि चूहा और बिल्ली एक साथ नहीं रहते, चींटी और हाथी एक साथ नहीं रहते, शेर और बकरी एक साथ नहीं रहते। उसके अंदर भी ऐसा सहज गुण है कि अपने दुश्मन को पहचान लेते हैं। मगर हम इंसान होकर के आज हजारों साल से हमारा ये ओबीसी समाज, हमारा अनुसूचित जाति का समाज, हमारा अनुसूचित जनजाति का समाज, हमारा धार्मिक परिवर्तित समाज, चाहे मुसलमान हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, चाहे जैनिस्ट हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, इस मुल्क में हजारों साल से लूटा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उसकी कुटाई पिटाई हो रही है, हक अधिकार से वंचित किया जा रहा है। इसके बावजूद भी अपने दुश्मन को पहचानने में कितनी बड़ी भूल कर रहा है हजारों साल से। और हजारों साल से लूटने वाला भारत में 3 विदेशी आए। सबसे पहला विदेशी जो भारत में आया वो हमारा नंबर 1 का दुश्मन ब्राह्मण है। दूसरा विदेशी मुगल आया और तीसरा विदेशी अंग्रेज आया। मगर सबसे ज्यादा हमारे विरोध में बोलने वाला, हमारे हक अधिकार को लूटने वाला, हमको बेबस बेकस और लाचार तथा गुलाम बनाने वाला अगर कोई भी विदेशी भारत में आया तो ब्राह्मण विदेशी है। ब्राह्मण विदेशी जब भारत में आया, हमारे पुरखों को लूटा, जीता, लड़ाई हुई, तो हमारे पुरखे ब्राह्मणों से लड़ाई हार गए। जब लड़ाई हार गए हमारे पुरखे, तो ब्राह्मणों ने अपनी व्यवस्था का निर्माण किया। और जाहिर सी बात है कि अगर कोई किसी देश पर आक्रमण करता है और जो लड़ाई को जीतता है, जो जीतता है वो राजा बनता है, और जो लड़ाई को हार जाता है वो प्रजा बनता है। तो हमारे पुरखे ब्राह्मणों से भारी पैमाने पर लड़ाई लड़े, और जो लड़ाई हमारे पुरखों ने ब्राह्मणों से लड़ी वो देवासुर संग्राम के नाम से भारतीय इतिहास में, इंडियन हिस्ट्री में जानी जाती है। वो लड़ाई देवासुर संग्राम के नाम से हुई और ब्राह्मण उस लड़ाई को जीत गया। 1500 वर्ष तक हमारे पुरखों ने ब्राह्मणों से लड़ा, बड़ी लंबी लड़ाई। और ऐसी लड़ाई, इतनी लंबी लड़ाई भारत की धरती पर नहीं हुई। 1500 साल तक हमारे पुरखे लड़ते रहे, अंत में ब्राह्मण जीत गया। जब जीत गया तो राजा बन गया, हमारे लोग गुलाम हो गए। प्रजा की भी एक हैसियत होती है, मगर ऐसी स्थिति पैदा किया ब्राह्मणों ने भारत में आकर के कि इनको गुलाम बनाया, लाचार बनाया, बेबस और बेकस बनाया। कोई भी हक अधिकार ब्राह्मणों ने हमारे पुरखों को नहीं दिया। जबकि इस देश के हम मूल निवासी थे, इस देश के मालिक थे, हमारे पुरखे इस देश के राजा थे। मगर हारने के बाद जब राजा बन गया ब्राह्मण, तो हमको कोई भी अधिकार ब्राह्मणों ने हमारे पुरखों को नहीं दिया। अपनी व्यवस्था बनाई, और ब्राह्मणों ने जो व्यवस्था का निर्माण किया भारत में, वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। श्रेष्ठता के, जातीय श्रेष्ठता के व्यवस्था थी वो। क्योंकि ब्राह्मण ही आज भी तारीख में भी ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ है, ब्राह्मण के अलावा कोई श्रेष्ठ नहीं है। ब्राह्मण अपनी श्रेष्ठता साबित करता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं। जिस व्यवस्था का निर्माण ब्राह्मणों ने किया वो वर्ण व्यवस्था थी, और वर्ण व्यवस्था जो ब्राह्मणों ने बनाई उसमें 4 वर्ण बनाया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्ण ब्राह्मणों ने बनाया, और जो 4 वर्ण ब्राह्मणों ने बनाया और यूं खड़ी व्यवस्था बनाई। बराबर की यूं व्यवस्था नहीं बनाई, बल्कि ब्राह्मणों ने खड़ी व्यवस्था बनाई। सबसे ऊपर ब्राह्मणों ने अपने को रखा, नंबर 1 पर ब्राह्मणों ने अपने को रखा, नंबर 2 पर क्षत्रिय को रखा, नंबर 3 को वैश्य को रखा, और नंबर 4 पर चौथे पायदान पर ब्राह्मणों ने अपनी व्यवस्था में यहाँ के मूल निवासियों को, यानी हमारे पुरखों को रखा, जो उनसे लड़ाई हार गए थे। जो इस देश में आज की तारीख में
जो इस देश में आज की तारीख में अहिर गलेरिया कुर्मी केवट चमार पासी धोबी धरक्याल लोहार कुहार नाऊ तेली भूज कलवार सैनी माली मुराई और इनसे धर्म परिवर्तित मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध ये लोग थे मूल निवासी उस समय भी, आज भी यही देश के मूल निवासी हैं। इनको ब्राह्मणों ने चौथे पायदान पर रखा और इन्हें शूद्र बनाया, शूद्र बनाया। और जब एक वर्ण व्यवस्था का निर्माण ब्राह्मणों ने कर लिया तो अधिकार बांटा, और जब अधिकार बांटा तो ब्राह्मणों को सारा अधिकार दिया। अधिकार ब्राह्मणों को सारा ये दिया कि ब्राह्मण शिक्षा ले सकता है, ब्राह्मण शिक्षा दे सकता है, ब्राह्मण संपत्ति रख सकता है, ब्राह्मण सुरक्षा के लिए हथियार उठा सकता है। सारे अधिकार ब्राह्मण अपने पास रखा। दूसरे नंबर पर आया छत्री। छत्री को कहा कि तुम शिक्षा ले सकते हो, संपत्ति रख सकते हो, हथियार उठा सकते हो, मगर तुम्हें हम ब्राह्मणों की तरह तुम्हें भी गुरु बनने का अधिकार नहीं है, यानी तुम शिक्षा देने का अधिकार छत्री को नहीं होगा। तीसरे नंबर पर वैश्य को रखा। वैश्य को कहा, एक अधिकार छत्री का काट लिया, वैश्य पर आया तो वैश्य का 2 अधिकार काटा और वैश्य को कहा तुम शिक्षा ले सकते हो, संपत्ति रख सकते हो, मगर शिक्षा देने का अधिकार और हथियार उठाने का अधिकार तुम वैश्य बनिया को नहीं होगा। चौथे नंबर पर हमारे पुरखे जो हारे थे उनका नंबर आया, जिनको ब्राह्मणों ने शूद्र बनाया और हमारे पुरखों के लिए कहा तुम न शिक्षा ले सकते हो, न शिक्षा दे सकते हो, न संपत्ति रख सकते हो और न ही तुम हथियार उठा सकते हो। इन्हें अधिकार वंचित समाज बनाया, कोई हाथ अधिकार नहीं बनाया, गुलाम बनाया, बेबस बनाया, बेकस बनाया, लाचार बनाया। और कोई भी अधिकार हमारे पुरखों को ब्राह्मणों ने नहीं दिया, बल्कि ये कहा कि तुमको कोई अधिकार नहीं होगा, तो ऊपर के तीनों वर्णों की यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की तुम सेवा करो और निष्काम भाव से सेवा करो, बदले में तुम्हें कुछ भी दिया नहीं जाएगा, निष्काम भाव से सेवा करो। ये हमारे पुरखों को अधिकार नहीं दिया और सेवा दिया। तो ब्राह्मणों ने इस तरह से भारत में हमारे पुरखों को जीत कर ब्राह्मणों ने जो 4 मंजिली इमारत खड़ा किया, 4 मंजिली इमारत ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की, इस 4 मंजिली इमारत में ब्राह्मणों ने कोई सीढ़ी नहीं बनाया कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं बनाया। जो जिस मंजिल में पैदा हुआ उसी में मर गया। आज हमारे समाज का भारत में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लोकतंत्र प्रस्थापित किया, देश को आजाद कराने में पूरी जिंदगी, पूरी जवानी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लगाई तो सारे अधिकार दिए, लोकतंत्र प्रस्थापित हुआ। लोकतंत्र में अगर कोई व्यक्ति चपरासी होता है तो भी प्रमोशन करके बाबू हो जाता है, अगर कोई बाबू है तो भी प्रमोशन करके प्रशासनिक अधिकारी हो जाता है, मगर ब्राह्मणों ने जिस व्यवस्था का निर्माण भारत में किया उसमें प्रमोशन के लिए कोई जगह नहीं थी, ऐसी व्यवस्था नहीं। और ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो बनाया ब्राह्मणों ने, ये ऐसा है, इसमें घुसने के लिए तो घुस सकते हो, जाने के लिए जा सकते हो, मगर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इस तरह से व्यवस्था का निर्माण किया ब्राह्मणों ने, यह है। और हमारे लोगों को अनपढ़ और गंवार बनाने के लिए, अशिक्षित बनाने के लिए शिक्षा का कोई अधिकार नहीं दिया, और इनको अनपढ़ गंवार और मूर्ख बनाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए तमाम व्यवस्था का निर्माण किया ब्राह्मणों ने। तमाम कहानियां गढ़ी, झूठ मूठ की, बहुत सारे वेद पुराण लिखे, बहुत सारे किताबें लिखी, बहुत सारे साहित्य लिखे ब्राह्मणों ने। सारे साहित्यों में हमारी गुलामी को पुख्ता करने का काम ब्राह्मणों ने किया, हमारी गुलामी को मजबूत किया। पाखंड, पूजा पाखंड में फंसवाया हमारे लोगों को। देश के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं बनी ब्राह्मणों ने जिसकी पूजा हमारे लोगों से नहीं करवा दिया। वो तो योग्यता का पैमाना नापने का काम करते हैं कि इस देश का शूद्र कितना समझदार है, उसकी योग्यता का क्या पैमाना है, क्योंकि ब्राह्मण तो अपने को ही समझदार, अपने को ही योग्य समझता है। आज तक ब्राह्मण आज तक अपने ऊपर किसी को नहीं रखा। तमाम चीजों की पूजा करवाया ब्राह्मणों ने हमारे समाज के लोगों से। ईंट की पूजा करवाया, पत्थर की पूजा करवाया, पेड़ पौधों की पूजा करवाया, मौसम और बहार की पूजा करवाया। इससे भी उनका मन नहीं भरा तो गोबर को भी गणेश मारकर महिला पुजवाने का काम ब्राह्मणों ने हमारे पुरखों से किया, महिला भी पुजवाया। इस तरह से हमारे समाज को नीचा दिखाने का काम ब्राह्मणों ने किया और आज तक हमारे लोगों को सम्मान नहीं दिया। आज तक हमारे समाज का अपमान होता चला रहा है। यह स्थिति परिस्थिति पैदा किया ब्राह्मणों ने। ब्राह्मणों ने हमारे पुरखों को गुलाम बनाया। समय बीतता रहा, कोई भी अधिकार नहीं था। इतना हमारे लोगों को नीचा दिखाया ब्राह्मणों ने कि इस देश के अंदर हमारे लोगों को, जब ब्राह्मण की हुकूमत थी तो हमारे लोगों को धरती पर चलने और धरती पर थूकने का भी अधिकार नहीं था। गले में हारी बंधवाया,
कमर में झाड़ू बंधवाया ब्राह्मणों ने। ऐसी परिस्थिति ब्राह्मणों ने पैदा किया। इस देश में मुगल भी आया। जब मुगल आया तो मुगलों ने ब्राह्मणों को गुलाम बनाया, ब्राह्मणों ने हमारे पुरखों को गुलाम बनाया। और मुगल जब आया तो मुगलों ने ब्राह्मणों को गुलाम बनाया। मगर मुगलों ने गुलाम ब्राह्मणों को बनाया, मगर मुगलों के साथ 650 साल तक ब्राह्मणों ने मिलकर राजकाज किया। इसलिए कि मुगलों ने यहाँ की परिस्थिति को समझा, पूरे देश का दौरा किया, अपना राजपाट प्रस्थापित किया, ब्राह्मणों को हराया, यहाँ के राजाओं को हराया और हरा करके पूरे देश की परिस्थिति का जब उनको अंदाजा लग गया तो बाबर ने एक वसीयत, बाबर पहला हुक्मरान था मुगल शासक का, तो वसीयतनामा लिखा था। वसीयतनामा में उद्धृत किया है, बाबर ने अपने आने वाली संतानों को, अपनी जनरेशन को संदेश दिया था कि अरे मेरी संतानों, अगर भारत में दीर्घकालीन सत्ता प्रस्थापित करना चाहते हो तो ब्राह्मणों का साथ सहयोग लेकर समर्थ राजपाट करना। मुगलों ने यही किया। अपने कहे हुए पुरखे के आधार पर जितने भी मुगल शासक थे, ब्राह्मणों का साथ सहयोग और समर्थन लिया और पूरे देश में 650 साल तक ब्राह्मणों ने देश में राजपाट किया। और ब्राह्मणों को 40% की शासन प्रशासन में 40% की हिस्सेदारी, भागीदारी मुगलों ने ब्राह्मणों को दिया था। इसलिए ब्राह्मणों ने, विदेशी था मुगल, मगर ब्राह्मणों ने विदेशी मुगल के खिलाफ आजादी का आंदोलन नहीं चलाया। 650 साल तक हुकूमत किया मुगलों ने, इसके बावजूद ही नहीं करा। मगर 150 साल तक केवल अंग्रेजों ने देश पर हुकूमत किया। केवल 150 साल तक हुकूमत करने वाले अंग्रेज के खिलाफ यही ब्राह्मण आजादी का आंदोलन चला दिए। तो 650 साल मुगलों ने भारत पर राज किया, आजादी का आंदोलन नहीं चलाया, 150 साल में अंग्रेजों के खिलाफ चला दिया। इसके पीछे कौन सा कारण है? इसके पीछे यह कारण है कि जब अंग्रेज भारत में आए, ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले देश के कानून व्यवस्था को चला रहे थे अंग्रेज लोग, और अंग्रेजों ने पूरे देश का दौरा किया। परिस्थिति का पूरी तरह से उनको भान हो गया, इस बात का अंदाजा लग गया कि इस देश का एक ऐसा बड़ा तबका जो इस देश का मूल निवासी है, इस देश का रहने वाला है, इस देश का असली बासिंदा है, आज तक मुगलों और ब्राह्मणों ने मिलकर के इनको कोई हक अधिकार नहीं दिया। इनको लूटा गया, इनको पीटा गया, इनको हक अधिकार से वंचित किया गया। उदाहरण है हमारे देश में, उदाहरण है हमारा पुरखा एकलव्य धनुर्धारी हुआ था, धनुर्धारी था हमारा पुरखा एकलव्य। द्रोणाचार्य के पास गया था तो उन्होंने शिक्षा ग्रहण करने यानी धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? उन्होंने कहा कि जो व्यवस्था भारत में कायम है, जो हमारी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार किसी भी शूद्र को हथियार उठाने का कानून नहीं है, हथियार उठाने का अधिकार नहीं है। मिट्टी की मूर्ति बना करके हमारा पुरखा एकलव्य ने इस देश में शिक्षा ग्रहण किया, धनुर्विद्या सीखी, अभ्यास किया, तब उनको धनुर्विद्या आई, निशानेबाज बना। मगर जैसे ही ब्राह्मणों, गुरु द्रोणाचार्य ब्राह्मण को पता चला कि एकलव्य शूद्र धनुर्धारी हो गया है और ऐसा धनुर्धारी हुआ है जो अर्जुन जैसे धनुर्धारी को भी हरा सकता है, ब्राह्मणों ने साजिश रचा और जाकर के जबरदस्ती हमारे पुरखा एकलव्य का अंगूठा कटवाने का काम किया। क्यों कटवाया? देश का इतिहास जितनी भी चीजें लिखी गई हैं सब झूठ मूठ की लिखी गई हैं, सारी बातें गलत लिखी गई हैं। अब बहुत सारी बातें हम लोग झूठ मूठ की मानते चले आ रहे हैं, झूठ मूठ की मानते। तो देश का इतिहास निरंतर लिखा गया, देश का इतिहास निरंतर लिखा गया। 2 बूंद पानी को समंदर लिखा गया, एकलव्य का अंगूठा जबरदस्ती काटकर अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर लिखा गया। यह देश का इतिहास है। हमारे निषाद भाई तो कहते हैं कि हम तो राम के सखा हैं, राम की नैया को हमने पार लगाया था, राम की नैया को हमने पार लगाया था। रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है कि निषादों की स्थिति के बारे में लिखा है कि उतर ठाड़ भय सुरसरी रेता, रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है। और सखा बताते हैं हमारे लोग, उतर ठाड़ भय सुरसर रेता, सिया राम गुह लखन समेता। पहले सीता उतरी, फिर राम उतरा, उसके बाद निषाद राज उतरा, बाद में लक्ष्मण उतरे। क्यों उतरे? लक्ष्मण भी पहले पीछे निषाद राज उतर सकता था, मगर ये साजिश चालाकी कि कहीं ऐसा न कोई धोखेबाज व्यक्ति न हो, इसलिए लक्ष्मण चूंकि राम की सुरक्षा में सिक्योरिटी में लगा था, लक्ष्मण कोई धोखा न होने पावे, इसलिए पहले केवट को उतारा, फिर पीछे से खुद उतरा। और जब नाव से उतर गए तो राम के पास तो कुछ था नहीं, समझाने लगा क्या दे, किराया भी उसको नहीं दिया और संकुचाने लगा कि हम क्या दे, नहीं दिया किराया।
तो जैसे हम आप सब रेलवे पर, गाड़ी पर, ट्रेन पर, टेम्पो, प्राइवेट सेक्टर में चलते हैं, टेम्पो पर, तो किराया कम रहता तो कह देते हैं भैया आप किराया कम है यार, ले लो, फिर लौटेंगे दे देंगे, कहते हैं ना। तो राम ने भी यही बात कहा, लौट बार, जब कहे कि किराया मेरे पास नहीं है, लौटूंगा तो फिर दे दूंगा। तुलसीदास ने लिखा है कि लवट बार प्रभु जो कुछ देहू, सो प्रसाद मैं सिर धर लेहू। रामायण में, रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है कि ठीक है किराया आपके पास नहीं तो जाओ, लौटानी आप दे दीजिएगा। राम गया, 14 साल बाद लौटा, जो लौटना हुआ लंका को जीत करके, जो झूठ मूठ की बातें लिखे हैं, जो लौटना हुआ तो किससे चलाया? पुष्पक विमान से, एरोप्लेन से चलाया, पुष्पक विमान से चलाया अयोध्या में, वहां राजपाट किया और मर भी गया, अश्वमेध यज्ञ किया, मर गया राम। अब आज तक लौटानी उसकी नहीं हुई, आज तक हमारे भाइयों को किराया भी नहीं दिया, जो नाव की किराया मिला। और हम निषाद राज होकर के झुआ लेकर के मुड़े पर, सिर पर झुआ लेके बैठे हैं कि राम लौटेगा हमारा किराया दे देगा, आज तक मिला? अरे देने वाले नहीं है, लेने वाले लोग हैं। इतना बड़ा अपमान हमारे पुरखों का इन लोगों ने किया है। ये देने वाले नहीं है, ये हमारा सत्यानाश करने वाले लोग हैं। मिला आज तक किराया? नहीं मिला। तो इस तरह से हमारा ये सत्यानाश कर रहे हैं और जातिगत टिप्पणियां किया है, जातिगत टिप्पणियां लिखा रामचरितमानस में, हमारे समाज को, देश के जितने भी हरगढ़िया, कुर्मी, केवट, चमार, पासी, धोबी, सबको गालियां दिया है। लिखा है रामचरितमानस में कि ढोल गंवार शूद्र पसनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ये शूद्र लोग हैं, शूद्र का मतलब जो बताया हरगढ़िया, कुर्मी, केवट, चमार, पासी, ये शूद्र लोग जो हैं हमारी व्यवस्था में नीच और असभ्य हैं, इनको सम्मान नहीं देना चाहिए, इनको इज्जत नहीं देनी चाहिए, इनकी पिटाई ढोल, जैसे ढोल पीटी जाती, ढोल गंवार शूद्र पशु, जैसे पशुओं की पिटाई, खेत में पशु पड़ जाता तो लाठियों से पिटाई लोग कर देते हैं। ढोल गंवार शूद्र पसनारी, सकल ताड़ना के, सकल ये सारे शूद्र जो हैं इनकी कुटाई पिटाई करनी चाहिए। और हजारों साल से आज तक कुटाई पिटाई तो हो रही है ना हमारे। तो इस तरह से हमारा अपमान हो रहा है, हमको सम्मान नहीं देते। हर जातियों के बारे में लिखा है, स्वपच किरात कोल कलवारा, जे बलराज हम तेली कुम्हारा। ये जंगलों में रहने वाले जो कोल भील जातियां हैं, स्वपच किरात, कोल किरात जिनको कहते हैं, पहाड़ों पर जंगलों में रहते हैं हमारे लोग, वो हमारे भाई हैं, आदिवासी हैं। वो ब्राह्मणों से जो मजबूती से लड़ाई लड़ा, जिन लोगों ने ब्राह्मणों से मजबूती से लड़ा, हारने के बाद उनको जंगलों में और पहाड़ों पर रहने के लिए ब्राह्मणों ने मजबूर कर दिया। हमारे तमाम भाई जो अनुसूचित जात के हैं, जिनको चमार और पासी कहते हैं, इनको बस्ती से दूर बसाने का काम ब्राह्मणों ने ही किया कि दक्षिण दिशा में बसाए जाएं। यह काम ब्राह्मणों ने किया, हमारे समाज के साथ धोखेबाजी की। और जो लोग उनकी अधीनता को स्वीकार कर ले, जैसे वो ओबीसी के लोग हैं, उनको अछूत बनाया। हमारे भाई को भाइयों में ही कैसे बांटा कि हमारे एक भाई को अछूत बनाया, एक जंगल में खदेड़ने काम किया, और एक भाई को सछूत बना दिया कि वो चूंकि ये कमेरा समाज के लोग हैं, ब्राह्मण तो लुटेरा है, मेहनत करके खाने वाला नहीं है, फोकट का खाने वाला है। हम लोग कमेरा समाज हैं, रात दिन खेतों में काम करते हैं, खुद भी भूखे और नंगे रहते हैं, मगर देश का पेट भरते हैं। करते हैं नहीं करते? वो लुटेरा है, हम कमेरा हैं। और ब्राह्मण आज तक हजारों साल से लूट कर खा रहा है, और हम मेहनत का श्लोक भूखे और नंगे खिला रहे हैं। कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला। इसके बावजूद भी हमारे लोग जो हैं मठ मंदिर में जाने के लिए मजबूर हैं। हिंदू धर्म में जब तक हमारे लोग रहेंगे, जब तक हिंदू बने रहेंगे, आपको कोई भी हक अधिकार मिलने वाला नहीं है। जितने भी वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, स्मृतियां हैं, आख्यान हैं, महाभारत है, रामचरितमानस है, जितने भी ब्राह्मण साहित्य हैं, ये सारे के सारे ग्रंथ जो हैं, सारे के सारे ब्राह्मण साहित्य जो हैं, ये ब्राह्मणवाद के पोषक हैं। उसमें हमारी गुलामी लिखी गई है। और हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी हरगढ़िया, कुर्मी, केवट, चमार, पासी को राजा बनने का अधिकार नहीं, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं। आज आप चुनाव की घोषणा हुई है, पंचायत का चुनाव होने जा रहा है, ये किसने दिया है आपको? ये अधिकार तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया ना, लिख कर दिया ना, लिख कर दिया है आपको सारे अधिकार। नहीं तो आपको राजा बनने का अधिकार था? नहीं था इनकी व्यवस्था। तो साथियों, जब हमारे पुरखे इस देश के राजा थे तो ये देश सोने की चिड़िया था, विश्व गुरु था और विश्व महाशक्ति था भारत। पूरी दुनिया के लोग भारत में पढ़ने आते थे, इसलिए विश्व गुरु था। हमारे पुरखों ने 4 यूनिवर्सिटी प्राचीन काल में बनाई थी। नालंदा विश्वविद्यालय हमारे पुरखों ने बनाया था।
वल्लभी विश्वविद्यालय हमारे पुरखों ने बनाया था, तक्षशिला विश्वविद्यालय हमारे पुरखों ने बनाया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय हमारे पुरखों ने बनाया था। और भारत की सीमा इतनी लंबी थी कि हमारे भारत की सीमा रूस तक थी। रूस का उज्बेकिस्तान भारत में था, इतना बड़ा देश हमारा था। अफगानिस्तान भारत में था, पाकिस्तान भारत में था, बांग्लादेश भारत में था, भूटान भारत में था, मालदीव भारत में था, श्रीलंका भारत में था, नेपाल भारत में था, भूटान भारत में था, म्यांमार भारत में था। इतना बड़ा हमारा देश था। ब्राह्मणों ने जिस तरह से हम लोगों को, इंसान को हजारों हजार जातियों में जैसे हमको बांटा, वैसे हमारे देश को भी बांटने का काम किया, दिलों में खाई पैदा किया। देश को भी बांटा ब्राह्मणों ने, और देश में रहने वाले लोगों को भी बांटा। ब्राह्मणों को न इस देश से मोहब्बत है, क्योंकि ये विदेशी है, भारत का रहने वाला नहीं है, इसलिए ब्राह्मणों को आज हजारों साल से 3,500 ब्राह्मणों को आए भारत में हो गया। इसके बावजूद भी ब्राह्मणों को ना तो देश से मोहब्बत है, ना देश के लोगों से मोहब्बत है। ब्राह्मण कलम का साई है, सांप से ज्यादा भयंकर है। इसका चरित्र धोखेबाजी का चरित्र है। कहा तो इतना गया है कि ब्राह्मण अगर नदियों के किनारे बस जाए तो लबों के प्यासे वहां भी लोग मर जाए। ब्राह्मण अगर नदियों के किनारे बस जाए तो लबों के प्यासे वहां भी लोग मर जाएं। ये तो अच्छा हुआ कि मौसम पर इनका बस नहीं चलता, नहीं तो सावन की घटाएं इन्हीं के खेत में बरस कर चली जाए। हमारे खेत में बरसात नहीं। ये गैर बराबरी का पोषक है, असमानता का पोषक है, छुआछूत का पोषक है। मगर आज परिस्थिति ऐसा पैदा हो गई है कि हमारे ओबीसी के लोग ही ब्राह्मणवाद को मजबूत कर रहे हैं। इसलिए मजबूत कर रहे हैं कि ब्राह्मण, जब देश में अंग्रेजों के खिलाफ आजादी का आंदोलन चला तो ब्राह्मणों को अपनी आजादी का आंदोलन अलग से चलाया। हमारे पुरखे अपनी आजादी का आंदोलन अलग से चला रहे। हमारा पुरखा ज्योतिबा राव फूले जो जाति के माली थे, हमारे पुरखे जब बहुजन समाज में पैदा हुए, हमारी आजादी का आंदोलन हमारे साथ चलाए। वही हम नई बात नहीं करने आए। हमारे पुरखों की जो विचारधारा थी, हमारे पुरखों का जो संगठन था, हमारे पुरखों का जो आंदोलन था, उसी बुनियाद पर हम चल रहे हैं। हमारी आजादी का आंदोलन बहुजन समाज में जन्मे हमारे पुरखों ने चलाया। चाहे वो संत रविदास रहे हो, चाहे वो संत कबीर रहे हो, चाहे वो ज्योतिबा राव फूले रहे हो, चाहे वी रामास्वामी पेरियार गढ़विया जाति के थे वो रहे हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर रहे हो, चाहे ललाई सिंह यादव रहे हो, रामस्वरूप वर्मा रहे, कांसी राम साहब रहे, तमाम सारे लोगों ने इस देश में बहुजनों की, मूल निवासियों की आजादी का आंदोलन चलाया। मगर ब्राह्मण आजाद हो गया, हम आजाद नहीं हुए। आजादी का मतलब तो यह होता है कि हमको भी हक अधिकार मिलना चाहिए, मगर हजारों साल से हक अधिकार नहीं मिला। आजादी के भी 74 साल हो गए, और 74 साल बीत जाने के बावजूद भी आज भी हम अपने हक अधिकार की मांग कर रहे हैं। हम हक अधिकार की मांग कर रहे हैं। पूरे आज भारत में, आजाद भारत में ब्राह्मणों ने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दिया कि हमसे पीछे आजाद होने वाले तमाम देश, जापान, जर्मनी, चाइना, हमसे पीछे आजाद हुए। चाइना को देख लीजिए, चाइना तो 1948 में आजाद हुआ। हमसे पीछे आजाद होने के बावजूद भी आज विश्व महाशक्ति बन गया है। पूरी दुनिया को विश्व बाजार समझता है। पूरी दुनिया उस चाइना के लिए विश्व बाजार है। मगर आज तक हमारे लोगों के पास कोई भी हुनर नहीं हो पाया। न उच्च शिक्षा में है, न तकनीकी शिक्षा में, न व्यावसायिक शिक्षा में कभी हमारी हिस्सेदारी नहीं। शासन प्रशासन जितने भी है, लोकतंत्र के 4 पायदान होते हैं। व्यवस्था क्या, जहां पर कानून दिल्ली और लखनऊ में बनता है, वहां पर हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं है। कार्यपालिका जो डीएम और एसपी होते हैं, वहां भी हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं है। न्यायपालिका जहां हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, और लोअर कोर्ट होती है, जहां जजेज होते हैं, वहां भी हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं है। प्रचार तंत्र जो अखबार है, टीवी है, ट्रेडिशनल मीडिया है, तमाम क्षेत्रों में आज तक मीडिया में हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं है। हमारे हक अधिकार पर केवल ब्राह्मण कब्जा किए हैं। देश की धरती पर, इंडिया में जितनी जमीन भारत में है, 94% जमीन पर ब्राह्मण अकेले कब्जा किए हैं। 80% नौकरियों पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया है। 97% रोजी रोजगार पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया है। मठों और मंदिरों में ब्राह्मणों ने 100%, आज कोई भी हेरगढ़ी या कुर्मी के और चमार पास किसी मंदिर का पुजारी है नहीं है। लूट मचाया है। सारे लोग दर्शन करने जाते हैं, हमारे लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, उस चढ़ावे पर कोई जीएसटी नहीं लगती। जितना पैसा आपकी देश की सबसे बड़ी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नहीं है, उससे ज्यादा पैसा ब्राह्मणों ने छिपा करके मठों मंदिरों में रखा है। जितना पैसा मठों मंदिरों में होगा, उससे ज्यादा पैसा तो स्विस बैंक में, विदेश में जाकर आप लोग सुने होंगे कि विदेशों में ब्राह्मणों ने पैसा जमा किया है। हम तो गुलाम और लाचार हो गए हैं। आज हमको 2 जून की रोटी और शुद्ध पानी की व्यवस्था भी देश में नहीं है। आज तक हमारे विकास के लिए भारत में कोई योजना नहीं बन पाए।
हमारे विकास के लिए अगर देश के अंदर कोई योजना बनी तो विधवा पेंशन की योजना बनी, वृद्धा पेंशन की योजना बनी, मिड डे मील के सहारे चलने वाले प्राइमरी स्कूल की शिक्षा बनी। इससे बड़ी योजना नहीं बनी। बहुत बड़ी योजना बनाया तो हमको मजदूर बनाने के लिए नरेगा की योजना बना दिया कि हरगढ़िया कुर्मी की और चमारपासी मजदूर हमारे पुरखों ने बनाया था, मजदूर बने रहे। आपको तरक्की के लिए कोई रास्ता बनाए, विकास का कोई काम आपके लिए हुआ? कुछ नहीं हुआ। जिसका नतीजा है कि देश के शासन में, प्रशासन में, मिल में, फैक्ट्री में, कल में, कारखाने में, उद्योग में, धंधे में, रियल एस्टेट में, प्राइवेट सेक्टर में, ठेका में, पट्टा में, लाइसेंस में, फिल्मी दुनिया में, पत्रकारिता में, साहित्य में, किसी भी क्षेत्र में हमारी हिस्सेदारी नहीं है। ब्राह्मणों ने लूट करके इस हमारी हिस्सेदारी को खत्म कर दिया। हर क्षेत्र पर ब्राह्मण बैठा हुआ है। नतीजा है कि हमारी आज तक 74-73 सालों में आज तक जाति आधारित गिनती हमारी नहीं हुई। अगर जाति आधारित गिनती हो जाएगी तो हमको पता चल जाएगा कि किस क्षेत्र में हमारी कितनी हिस्सेदारी है। हमारी हिस्सेदारी का खुलासा ना हो, इसलिए ब्राह्मण जो है आज तक 74 सालों पे सत्ता में ब्राह्मण बैठा हुआ है, चाहे वो बीजेपी के रूप में ब्राह्मण हो, चाहे कांग्रेस के रूप में है, हर ब्राह्मणों का सत्ता व्यवस्था पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया है। आज तक हमको हमारी जाति आधारित गिनती नहीं करा। 52% पूरे देश के अंदर 52%। 1931 में जब जनगणना हुई थी तो 52% हम थे बैकवर्ड के लोग। लेकिन आज 90 साल में पहले जो हुई थी, आज की तारीख में अगर जाति आधारित गणना ओबीसी की हो जाए तो हम 60 से 65% हैं, मगर जाति आधारित गिनती नहीं कर रहे हैं। देश के अंदर 52% बैकवर्ड अगर है, मगर लोक संख्या के अनुपात में संविधान हमारे समर्थन में, लेकिन व्यवस्था क्या हमारे विरोध में, न्यायपालिका हमारे विरोध में, प्रचार तंत्र हमारे विरोध में, कार्यपालिका हमारे विरोध में है। हमारे समर्थन में अगर कोई है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखा गया संविधान है। उसी संविधान के बदौलत हम ये आंदोलन चला रहे हैं। संविधान ही हमारे समर्थन में है। इसके बावजूद भी 74 सालों से हमें 52% लोक संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी ब्राह्मणों ने नहीं दी। हमारे पुरखे आजादी के लड़ाई में जिंदगी गंवाई, जवानी लगाया, फांसी पर चढ़े, जेल गए, काला पानी हुआ, मगर पाठ्यक्रमों में और इतिहास में हमारे पुरखों का नाम नहीं आता। क्या हमारे पुरखों ने जिंदगी नहीं गंवाई? अगर हमारे पुरखे आजादी के आंदोलन में साथ सहयोग समर्थन अगर न किए होते तो ब्राह्मणों के बाप दादा की औकात नहीं थी कि अंग्रेजों को भगा देते। ये औकात हमारे बाप दादा मूल निवासी में थे, तब अंग्रेज भागा है। इसलिए कि हमारी तादाद सबसे ज्यादा देश में है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में वोट का अधिकार दिया। 74 सालों से आज देश के मालिक हम नहीं बन पाए। संविधान आपको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसीलिए लिख के दिया कि आप इस देश के मालिक बनोगे, मगर 74 साल हो गए आप इस देश के मालिक बन पाए? नहीं बन पाए। आपकी हिस्सेदारी भागीदारी नहीं मिले। राजा बनने तो दूर की बात है, क्यों नहीं बन पाए कि ब्राह्मण सत्ता व्यवस्था पर कब्जा किए है। हमारी गैर राजनीतिक जड़ें कमजोर हैं। समाज व्यवस्था, हम हरगढ़िया कुर्मी केवल जरूर है, समाज हमारा है, ओबीसी समाज है, मगर हमारा ही नियंत्रण निर्देशन समाज पर नहीं है। हमारे ही समाज पर ब्राह्मणों का कब्जा है। बच्चा पैदा होता है, नामकरण के लिए ब्राह्मण को बुलाते हैं। शादी विवाह करना होता है, पंडित से पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं। घर हम बनवाते हैं, 25 लाख 40 लाख रुपए लगा के मकान बनवाते हैं, गृह प्रवेश के लिए ब्राह्मण को बुलाते हैं। ब्राह्मणों का हमारी समाज व्यवस्था पर कब्जा है, ब्राह्मणों का राज व्यवस्था पर कब्जा है, तो हमको हक अधिकार कैसे देगा? तो जन जागृति हमारे समाज में पैदा हो, हक अधिकार हमको ओबीसी के रूप में मिलता है, मगर नेता हम जाति क्या चाहते हैं? जाति का नेता हमें धोखा देता है, ले जाकर के बड़ी बड़ी पार्टियों कांग्रेस बीजेपी के हाथ हमें बेच देता है। चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, चाहे वो मायावती हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे रामविलास पासवान तो मर गए, उनका बेटा चिराग पासवान हो, चाहे रामदास अठावले हो, चाहे शरद पवार हो, ये सारे नेता हमारे समाज के लोग हैं, मगर ले जाकर के कांग्रेस बीजेपी में बेचने का काम करते हैं। जैसे भेड़ और बकरी का मालिक भेड़ और बकरी का सौदा कर लेता है, बेच देता है, भेड़ और बकरियों को पता नहीं चलता, वैसे जाति का नेता ले जाकर बड़ी बड़ी पार्टियों के हाथ में हमारा सौदा कर लेता है, लाखों करोड़ों बिक जाते हैं और हमारे लोगों को पता नहीं चलता। वो तो राजा बन जाता है, एमपी बन जाता है, पेट्रोल पंप बन जाता है, मिनिस्टर बन जाता है, समाज जहां का है वहीं रह जाता है। इस तरह से धोखेबाजी समाज के साथ हो रही है। इसको जानने और समझने की जरूरत है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, क्या मैं समय ज्यादा लिया? मैं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं लोग। तो सम्मानित साथियों, इस तरह से हमारे समाज के साथ धोखेबाजी करने का काम हमारा ही समाज कर रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। 74 सालों में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो अधिकार हमें दिया शिक्षा का, तो हम शिक्षित भी हो गए।
संगठित भी हो गए, संगठन भी बने। मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी बनाया, मानवर कांसीराम ने बहुजन समाज पार्टी बनाया, लालू प्रसाद यादव ने राजद बनाया, नीतीश कुमार ने जनता दल यस बनाया, शरद यादव ने जनता दल यू बनाया, एलजी देवगौड़ा जनता दल में रहे और चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी बनाया। ये हमारे समाज के लोग हैं, हम संगठित हुए, शिक्षित हुए और संगठित भी हो गए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। शिक्षित भी हो गए और संगठित भी हो गए, संगठन भी देश में बन गए, बहुत सारे संगठन बन गए। मगर जब संघर्ष करने की नौबत आई तो हमने दुश्मन से समझौता कर लिया। मुलायम सिंह यादव, मायावती, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, तमाम जैसे लोगों ने कांग्रेस का समर्थन किया। उन्होंने यूपीए बना लिया कांग्रेस के लोगों ने। जब कांग्रेस ब्राह्मण की पार्टी, बीजेपी ब्राह्मण की पार्टी, जब दोनों ब्राह्मण की पार्टियों ने सोचा कि देश के अंदर अहिरगढ़ कुर्मी के और चमारपासी भी जागृत हो गए हैं, मुसलमान भी जागृत हो गया है, इनके अंदर भी नेतृत्व की क्षमता पैदा हो रही है, ये भी नेता बन रहे हैं, तो ब्राह्मणों ने साजिश के तहत आरएसएस के लोगों ने दोनों लोगों सारे ब्राह्मणों को बुलवाया। चाहे वो कम्युनिस्ट का ब्राह्मण हो, चाहे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट का पार्टी हो, चाहे समता ममता का ब्राह्मण हो, चाहे बीजेपी का ब्राह्मण हो, चाहे कांग्रेस का ब्राह्मण हो, सारा ब्राह्मण जो है आरएसएस से गवर्न होता है, सारा का सारा ब्राह्मण। आरएसएस के लोगों ने मीटिंग करके सारे ब्राह्मणों को समझाया कि आज की तारीख में मूल निवासी समाज में भी नेता पैदा हो रहे हैं, इनको ऐसा करो कि अपने साथ जोड़ने का काम करो। अगर इनको ना जोड़ पाए और ये देश की सत्ता में आ गए तो हम ब्राह्मणों का सत्यानाश हो जाएगा। हम अपने सत्यानाश होने से बचाने के लिए ब्राह्मणों का राजपाट हमेशा इस देश में कायम रहे, इस बात को, दूरगामी परिणाम को सोचते समझते हुए ब्राह्मणों ने रातों रात, पूरे देश के ब्राह्मणों ने, कांग्रेस ने यूपीए बना लिया और बीजेपी ने एनडीए बना लिए, जिसका नतीजा है कि आज की तारीख में हमारे ही समाज के नेता कुछ कांग्रेस साथ यूपीए के साथ हो गए हैं और कुछ हमारे ही देश के, हमारे समाज के लोग एनडीए के साथ हैं, और दोनों बारी बारी से इस देश पर हुकूमत करते हैं। कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। तो शिक्षित भी हो गए और संगठित भी हो गए। जब संघर्ष की नौबत आई तो हमारे ही लोगों ने, हमारे ही समाज के लोगों ने अपने समाज को, इस देश के मूल निवासियों को धोखा देते हुए दुश्मन से समझौता कर लिया। तो साथियों, सिद्धांत है, समझौते से संघर्ष क्यों कहा था बाबा साहब डॉक्टर ने, अंबेडकर ने? समझौते की बात नहीं किया था, उन्होंने तो संघर्ष की बात कर। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संघर्ष की बात किया था। तो साथियों जान लीजिए, संघर्ष से लाल पैदा होता है और समझौते से दलाल पैदा होते हैं। तो हमारे समाज के जितने नेता हैं वो यूपीए और एनडीए के, कांग्रेस और बीजेपी के दलाल हो गए, जिसका नतीजा है कि जो हमारा आंदोलन था, जो हमारा संगठन था, जो हमारा संघर्ष था, जो हमारी लड़ाई थी, जो हमको हक अधिकार मिलना था, हमारे हक अधिकार पर ब्रेक लग गया। हमारे लोगों ने हमारे हक अधिकार पर ब्राह्मणों से मिलकर डाका डालने का काम किया और 74 साल से देश में हमारे समाज के साथ, ओबीसी के साथ यही हो रहा है। आज तक कोई भी हक अधिकार हम लोगों को नहीं मिले। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के पहले पन्ने पर देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो देश का संविधान बनाया वो किसी देवी देवता के नाम पर नहीं बना, किसी खुदा फरिश्ता के नाम पर नहीं बना, किसी गणेश के नाम पर नहीं बनाया। वो जानते हैं लोकतंत्र है, ये जनतंत्र है, जनता को अधिकार मिलना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक सिद्धांत बनाया था, इट इज डेमोक्रेसी, इट इज द डेमोक्रेसी ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। ये लोकतंत्र जो है जनता के द्वारा जनता के लिए है। सारा हक अधिकार जनता में निहित है। मगर ब्राह्मणों ने 74 सालों से इस देश को जनतांत्रिक देश को राजतंत्र में परिवर्तित कर दिया है और जनतंत्र लोग देश से खत्म हो गया है। जनतंत्र खत्म कैसे किया ब्राह्मणों ने? देश की आजादी की जब घोषणा ब्राह्मणों ने किया कि हम आजाद हो गए और ढिढोरा पीटा कि देश आजाद हो गया, तो 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, ब्राह्मण आजाद हुआ, मगर हमारे लोग, इस देश का मूल निवासी आजाद नहीं हुआ। अगर हम आजाद हुए होते तो उस समय जब देश में आजादी की घोषणा की गई साथियों, तो देश की आजादी की घोषणा के समय देश में कुल 15 कांग्रेस की 15 प्रोविंशियल कमेटी थी। हमारे साथ कैसे धोखेबाजी हुई ब्राह्मणों की धोखेबाजी को जानने और समझने की बहुत जरूरत है। 15 प्रोविंशियल कमेटी थी। 15 प्रोविंशियल कमेटी में प्रधानमंत्री के 3 दावेदार थे। 3 लोग प्रधानमंत्री के दावेदार बने। एक अबुल कलाम आजाद बने, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू ब्राह्मणों की ओर से पंडित नेहरू बना, और तीसरा हमारा पुरखा सरदार पटेल प्रधानमंत्री के दावेदार। 3 दावेदार। मगर ब्राह्मणों ने साजिश किया। 15 वोट जब पड़ी तो 15 वोट में 1 वोट निजाम हैदराबाद ने अबुल कलाम आजाद को दिया और ब्राह्मण नेहरू को 1 वोट कश्मीर रियासत ने दिया
और हमारा पुरखा सरदार पटेल को 15 में 13 वोट पड़े। देखिए कितनी बड़ी साजिश किया ब्राह्मणों ने, कितनी बड़ी धोखेबाजी किया कि 1 वोट पाने वाला ब्राह्मण देश का प्रधानमंत्री बन गया और बहुमत का समर्थन होते हुए 13 वोट पाने के बावजूद भी हमारे पुरखों को ब्राह्मणों ने सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। ये इतनी बड़ी साजिश किया देश के साथ, कितना बड़ा धोखा दिया। और जो ब्राह्मण इतनी बड़ी साजिश किया, इतना बड़ा धोखा दिया कि हमारे पुरखे के साथ अन्याय हुआ, ये ब्राह्मण जुल्म करता है, अन्याय अत्याचार करता है, ब्राह्मण जालिम है, इसका चरित्र धोखेबाजी का चरित्र है, इसका चरित्र सांप से ज्यादा भयंकर है। हमारे पुरखों ने सिद्धांत रूप में स्वीकार किया और चिंतन के बाद इस बात को कहा कि ब्राह्मण इतना भयंकर होता है कि ब्राह्मण और सांप दोनों एक साथ मिल जाए तो पहले किसको मारना चाहिए? हमारे पुरखे ने कहा पहले ब्राह्मण को मारो, ब्राह्मण को मार दो। इसलिए ब्राह्मण को पहले मार दो कि सांप के काटने से एक व्यक्ति मरता है, अगर दवा दारू करा दो तो सांप के काटने से बच भी सकता है, मगर ब्राह्मण हजारों साल से हमको डसता चला आ रहा है, हमारा भयंकर दुश्मन है, हजारों साल से डसता चला आ रहा है, इसलिए सांप को छोड़ दो, पहले ब्राह्मण को मार दो। तो जो ब्राह्मण हमारे पुरखों को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, हमारे समाज को फिर धोखा देने के लिए सरदार पटेल की यही ब्राह्मण, यही आरएसएस के लोग, अभी 2-3 साल पहले की बात है, पूरे देश के लोगों से लोहा इकट्ठा किया, हमारे समाज के लोगों ने भी दिया और पूरे देश में, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति सरदार पटेल को लगवाने का काम किया, लगवाया। क्यों लगवाया? अपने काले कारनामों को, अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए देश में सबसे बड़ी मूर्ति सरदार पटेल की लगाया, जिससे उनका कारनामा जो हमारे साथ धोखेबाजी किए थे, प्रधानमंत्री नहीं बनने दिए थे, वो छिप जाए, छिपाने का काम किया। इस तरह से ब्राह्मणों ने हमारे साथ धोखेबाजी किया। तो साथ ही आज 74 सालों से उसका पहले भी धोखेबाजी किया। यही ब्राह्मणवादी सरकार में देखा है आपने, आज तक मान सम्मान हमारे लोगों के व्यवस्था में है, मान सम्मान नहीं दिया। फूलन देवी हमारी बहन थी, वीरांगना थी, मान सम्मान उसका लूटा गया, सरेआम इज्जत लूटी गई। हमारा जो भी पुरखा हमारी आजादी का आंदोलन चलाया उसको मारा गया, काटा गया, अपमानित किया गया। संत कबीर ने जो आंदोलन चलाया था हमारी आजादी का, संत कबीर को की हत्या किया यही ब्राह्मणों ने, हत्या किया और हत्या करने के बाद उसकी लाश को गायब कर दिया और प्रचार कर दिया कि कबीरदास तो शरीर सहित स्वर्ग चले गए। प्रचार किया, संत कबीर को बोटी बोटी काटा और लाश गायब कर दिया। और अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए यही ब्राह्मण बनारस में संत रविदास की मंदिर बनवाया और संत रविदास की मंदिर का पुजारी भी ब्राह्मण ही बन गया। जो ब्राह्मण हमारे लोगों को अछूत समझता है वही ब्राह्मण संत रविदास की मंदिर का पुजारी भी है। तो लोग समझते हैं कि अरे भाई संत रविदास की मंदिर का पुजारी है ब्राह्मण, वो अनुसूचित जात के थे, रविदास थे और उनका पुजारी है। ते हत्या भी करते हैं और अपने कारनामों को छिपाते हैं। ब्राह्मण के बारे में ब्राह्मणों ने कोई जागृति भारत के अंदर पैदा नहीं किया। कबीर साहब ने लिखा है, अपने ग्रंथ में लिखा है ब्राह्मणों के बारे में, बाभन से गधा भला। कबीर ने लिखा है ब्राह्मण से गधा भला, भला देव से कुत्ता, अब मुल्ला से मुर्गा भला जो रोज जगावे सुत्ता। ब्राह्मण से गधा भला। ब्राह्मणों ने कोई जागृति का आंदोलन नहीं चलाया, कोई जागृति का आंदोलन ब्राह्मणों ने नहीं चलाया। इससे अच्छा तो गधा होता है, गधे से भी ज्यादा बदतर है ये। कोई जागृति आई समाज में, शिक्षा दीक्षा देना चाहिए था, पढ़े लिखे लोग थे, समाज को जागृत किए, समाज को शिक्षित किए। अगर शिक्षित किए होते समाज को तो आज भारत देश में आजादी के 74 साल में भी 45% लोग देश में अंगूठा लगाते हैं। ये परिस्थिति आजाद भारत में ब्राह्मणों ने तो पैदा किया ना। तो इसलिए ब्राह्मण से गधा भला, गधा अच्छा है, ब्राह्मण अच्छा नहीं। अब भलो देव से कुत्ता, देवताओं से अच्छा तो कुत्ता है कि कम से कम कुत्ता को आप पालते हैं, कुत्ता चोरों को देखकर भूखता है, घर की रखवाली करता है और अपने मालिक के प्रति वफादार होता है, होता कि नहीं? और जिस देवता को माला चढ़ाते हो, फूल चढ़ाते हो, मिठाई चढ़ाते हो, सोने का, कुछ लोग मुकुट भी चढ़ाते हैं। हमने हमारे एक यादव गए थे, लाख समझाने के बावजूद नहीं माने और गए सोने का मुकुट विंध्याचल में चढ़ाए थे। और कुत्ता तो देखिए घर की रखवाली करता है, रात में आप सो जाए चोरों को देखेंगे तो भौं भौं करता कि नहीं? आपका जितना खाता है उससे ज्यादा वफादारी करता है। मगर आप देवताओं पर जितना चाह देते हो, पूजा करने चले जाते हो, मठ मंदिर में चले जाते हो, आपका कुछ हो पाया? कल्याण हुआ? कोई भला हुआ? अरे मंदिर में जाने से अगर भला होता, मठ मंदिर में बैठा हुआ पत्थर की मूर्त से अगर कल्याण होता तो आज उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस मठ मंदिर को लात मार करके उत्तर प्रदेश की न्याय की मंदिर में देश की प्रदेश की बड़ी पंचायत में न जाता। क्यों चला गया? इसीलिए चला गया
वो जान रहा है कि यहां से कल्याणकारी योजनाएं नहीं बनती, यहां से विकास की कोई योजना, विकास की कोई गंगा नहीं बहती, यहां से कोई प्लानिंग नहीं होती, यहां से कोई पॉलिसी नहीं बनती, उसको पता है, इसलिए उसको छोड़ के चला गया, नहीं तो वहां बैठा ना रहता। तो इस तरह से हमारे समाज को धोखा दे रहा है। और उस तरह से मुल्लाओं की हाल है, जो कठमुल्ले लोग हैं, मुल्लों से मुर्गा भरा। मुल्ला जागृति का काम नहीं किया, अपने समाज में भी जागृति नहीं किया। उससे बेहतर तो मुर्गा है कि 4 बज जाता है तो कुकड़ू करता है, लोग जाग जाते हैं। मुर्गा पक्षी होकर के इंसान को जगाने का काम करता है, मगर इंसान होकर के हम लोग जागृति का काम नहीं कर रहे हैं। ये किसकी बदमाशी? हमारे समाज की भी बदमाशी है। तो कबीर साहब इतने समझदार थे, कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे। अपने बारे में खुद उन्होंने कहा कि मस्त कागज छुए नहीं, कलम गए हो नहीं हाथ। उन्होंने विद्यालय गए, क्योंकि विद्यालय कैसे जाते, पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। जिस समय उनका जन्म हुआ था 15वीं शताब्दी में, पढ़ने का अधिकार शूद्रों को नहीं था। तो जो कुछ बोलते थे उनके चेले लोग, उनके शिष्य लोग लिखते थे। तो ब्राह्मण इस कदर हमारे समाज के साथ धोखा दिया कि आज ये समाज जो है बेबस बेकस लाचार और गुलामी के दौर में चल रहा है। अभी तक इसको शासन में, प्रशासन में किसी तरह की हिस्सेदारी, किसी तरह से भागीदारी नहीं मिल पाया है। हजारों साल से हमारा शोषण उत्पीड़न करता चला आ रहा है और कभी भी हमारे समाज के लोगों को सम्मान नहीं दिए। लिखकर आपकी गुलामी अपने शास्त्रों में लिख के रखा है। रामचरितमानस की अभी मैंने बात बताई, और भी बात बता देता हूं कि लिखा है, पूजहु विप्र सकल गुणहीना शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीण। पूजहु विप्र सकल गुणहीना। सकल गुणहीना का मतलब ब्राह्मण मूर्ख हो, ब्राह्मण चांडाल हो, ब्राह्मण कुकर्मी हो, ब्राह्मण डकैत हो, ब्राह्मण बलात्कारी हो, मगर उसको सम्मान मिलना चाहिए, उसकी पूजा की जानी चाहिए, लिखा है रामचरितमानस में। मगर शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीण। शूद्र चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, डीएम हो, एसपी हो, कलेक्टर हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, इस देश का राजा हो, उसको सम्मान नहीं मिलना चाहिए, लिख कर रखा है। दादाजी पुराने आदमी बैठे हैं, ये जानते होंगे। उत्तर प्रदेश में 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार, कांग्रेस को धूल चटा दिया था देश के लोगों ने, हमारे अनुसूचित जाति के लोगों ने, ओबीसी के लोगों ने, मुसलमानों ने, कि ब्राह्मणवाद का खात्मा कर दिया था और जेल में जनता पार्टी बनी। और जनता पार्टी सत्ता में 1977 में आई थी। तो उत्तर प्रदेश में रामनरेश यादव चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, दादाजी को पता है। तो जब रामनरेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो बैकवर्ड के लिए, ओबीसी के लिए 15% आरक्षण दिया था। हम तब हाई स्कूल में पढ़ते थे, हाई स्कूल में हम लोगों को भी वजीफा मिला था, याद है। तो मगर जब 15% आरक्षण, रामनरेश यादव हमारा पुरखा बैकवर्ड में जाना होना, हमारे समाज के लोग थे, जब आरक्षण दिया तो ब्राह्मणों की नींद हराम हो गई और अपमानित किया, नारा लगाया उनके खिलाफ। कहा क्या कि रामनरेश बाहर आओ, लाठी लेके भैंस चराओ। ये सही बात है कि नहीं है? ऐसा नारा दिया। जो भी हमारा पुरखा, जो भी हमारा पुरखा देश की आजादी के लिए, परिवर्तन के लिए कोई आंदोलन चलाता है, ये तो हत्या करते हैं या अपमानित करने का काम करते हैं। सम्मान दिया हमारे पुरखों को? नहीं दिया। जब रामनरेश यादव ने 15% आरक्षण दिया तो उस समय बिहार की धरती पर कर्पूरी ठाकुर, जो नाई जाति के थे, कर्पूरी ठाकुर का नाम सुने होंगे, जननायक कर्पूरी ठाकुर, उन्होंने 15% बिहार की धरती पर दिया आरक्षण। मगर जब बिहार में कर्पूरी ठाकुर ने दिया आरक्षण तो उनका भी ब्राह्मणों ने अपमान किया, उनके विरोध में नारा लगाया, कर्पूरी कर्पूरी कर्पूरा छोड़ो गद्दी थामो छूरा, कि नाई हो चलो बाल बनाओ। तो हमारे पुरखों का अपमान किया कि नहीं किया? तो इस तरह से ब्राह्मणों ने हमारे पुरखों का अपमान किया और हमारे जातिगत टिप्पणियां की, हमारा अधिकार लूटा, जिसका नतीजा है कि हजारों साल से हम लुटते फिरते चले आ रहे हैं। हजारों साल से हमारी कुटाई पिटाई हो रही है और आज़ादी के 74 साल हो गए। आज़ादी के 74 साल भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें जितने भी अधिकार दिए, विशेषतर चला गया था। मैं बता रहा था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान लिखा वो जनता के नाम पर लिखा और कहा कि हम भारत के लोग देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करेंगे। मगर 74-73 साल हो गए देश की आजादी की, आज तक भारत में इक्वलिटी आई, समानता आई, भेदभाव खत्म हुआ, छुआछूत खत्म हुआ। आपके देश के राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद साहब, रामनाथ कोविंद जी, ये पुष्करनाथ मंदिर में गए थे। पुष्कर में एक ही मंदिर है ब्रह्मा की, दर्शन करने गए थे, मगर इनको दर्शन नहीं करने दिया कि धक्का मार के हटा दिया। इनकी बीवी पंडितानी है,
ब्राह्मणों ने दामाद बना लिया मगर मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया। देखिए कितनी बड़ी साजिश किया। उनकी बीवी भी पंडितानी है, दामाद बनाया, दामाद बनाने पर खुश है मगर हक अधिकार देना नहीं चाहे, उनको हटा दिया। बताइए, देश का प्रथम नागरिक है, राष्ट्रपति है देश के, मगर छुआछूत का और दलित होने का एहसास आप भी करा रहा है कि दलित भाजपा के लोग माइक पर चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हमने दलित समाज के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया, हमने दलित समाज के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया। बताइए, वो व्यक्ति प्रथम नागरिक है, देश का राजा है, राष्ट्रपति है, मगर दलित उसका पीछा नहीं छोड़ रही है। दलित होना पीछा नहीं छोड़ रही है, कितना बड़ा अपमान है। यह अपमान है कि नहीं? तो इस तरह से वो अपमानित करते हैं। वो किसी को, क्योंकि उनकी व्यवस्था में है राजा बन जाओ मगर वो सम्मान देने वाले नहीं। तो इस तरह से वो ब्राह्मण इस तरह से वो कर रहा है। अयोध्या में देखिए मंदिर बन रहा है, जब मंदिर गिराना था, मंदिर बन रहा है, जब मस्जिद गिराना था तो हमारे लोगों को इस्तेमाल किया, ओबीसी के लोगों को इस्तेमाल किया ब्राह्मणों ने, और उसके लिए तैयार किया हमारे लोगों को। विनय कटियार को तैयार किया, कल्याण सिंह को तैयार किया, उमा भारती को तैयार किया, प्रवीण तोगड़िया को तैयार किया। हमारे लोग हैं, ये हमारे समाज के लोग हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं। जब मस्जिद गिराना था तो हमारे लोगों को ओबीसी के लोगों को इस्तेमाल किया। देखिए कितनी बड़ी साजिश की है। और जब ओबीसी का इस्तेमाल किया और मस्जिद टूट के गिर गई, मस्जिद शहीद हो गई, और इसका मुकदमा चूंकि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ऊपर से मंदिर थी मगर नीचे जब खुदाई हुई तो बौद्धिस्ट अवशेष था, हमारे पुरखों का अवशेष था। हमारा भारत देश हमारा है, ये मुल्क हमारा है। हमारे पुरखे जो बौद्धिस्ट व्यवस्था है, बौद्धिस्ट व्यवस्था में समता, समता, बंधुत्व और न्याय की बात की गई है, मगर ब्राह्मणों ने हमारे लोगों द्वारा मुकदमे में फाइल थे, मुकदमे में पार्टी थे, मगर उनके हक में फैसला नहीं दिया। फैसला किसके हक में दिया? ब्राह्मणों के लिए। आज फैसला आ गया, मंदिर बन रहे, मंदिर का चंदा ले रहे हैं। रामनाथ कोविंद, जिस रामनाथ कोविंद को मंदिर में घुसने पर रोका, धक्का मार के हटा दिया गया, दामाद बना लिया मगर मंदिर में नहीं जाने दिया, उसके बावजूद भी सबसे पहले मंदिर निर्माण के लिए चंदा ब्राह्मणों ने केवल रामनाथ कोविंद से लिया। कितना बड़ा धोखा! मंदिर में नहीं घुसने दिया मगर चंदा लेने के लिए सबसे पहले उनके पास गए। और जो मंदिर निर्माण का ट्रस्ट बना है, ट्रस्ट में हमारे ओबीसी के लोग पूरे देश से एक भी बैकवर्ड को, एक भी हरगड़िया को, केवल लोहार कोहार को नहीं रखा गया। मस्जिद को धराशायी करना था, शहादत देना था, तो ओबीसी के लोगों को इस्तेमाल किया ब्राह्मणों ने। और जब मंदिर निर्माण हुआ, ट्रस्ट में एक भी ओबीसी को नहीं कर, ये तो इस्तेमाल करते हैं और फेंक देते हैं। जिस तरह से हम लोग सब्जी बनाते हैं, सब्जी में तेज पत्ते का इस्तेमाल होता है, तेज पत्ते का इस्तेमाल सब्जी में करते हैं, मगर जब खाने का वक्त होता है तो तेज पत्ता निकालते हैं, लोग ऐसे फेंक देते हैं, खाया नहीं जाता। तो उसी तरह से हमारे लोगों को इन ब्राह्मणों ने हजारों साल से इस्तेमाल किया। आज़ादी के 74 साल भी हमारे लोगों को इस्तेमाल किया और हक अधिकार से वंचित किया, इनका इस्तेमाल किया और फेंक दिया। ये इस तरह से ब्राह्मणों ने हमारे साथ धोखेबाजी का काम किया। तो इनके धोखेबाजी को जानने और समझने की जरूरत है हमारे समाज के लोगों। खोल के इसलिए बोल रहा हूं, हमारे समाज के लोग हो आप लोगों इस बात को समझने और जानने की जरूरत है। हम तो चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें ऐसा अधिकार संविधान में दे दिया है कि हम इस देश के मालिक बन सकते हैं, मगर 74 साल हो गए आज तक इस देश के मालिक नहीं बन पाए। अधिकार क्या दिया है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने? पहले ऐसा था कि जब राजा होते थे देश के अंदर, जो रानियां होती थी, देश का राजा रानी के पेट से पैदा होता था। राजा जो पैदा होता था देश में, वो रानी के पेट से पैदा होता था, मगर डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी कलम से रानियों की नसबंदी कर दी है, नसबंदी कर दिया और तय कर दिया कि अब रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा। रानी के पेट से बच्चा तो पैदा होगा मगर वो राजा बन के नहीं पैदा होगा। और वोट का अधिकार हमको दिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, इस देश की मूल निवासियों को अधिकार दिया। जो बेबस, बेकस, लाचार और गुलाम था, उसको इतना बड़ा अधिकार दिया कि जाओ मेरे मुल्क के लोगों, मेरे समाज के लोगों, इस देश के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों, इस देश के हरगड़िया, कुर्मी, केवट, जमात, पासी, धोबी, धरकार, जाओ अब तुम्हें इस देश का मालिक बनना है। हमने तुम्हें अधिकार दे दिया है, जाओ अपने दीवारों पर लिख दो कि तुम्हें इस देश का मालिक बनना है, इस देश में राजपाट करना है, इस देश के मालिक बनो। तुमको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, तुम खुद न्याय करोगे, तुम खुद राजा बन जाओगे तो न्याय करने का अधिकार आपको होगा। इतना बड़ा अधिकार दिया, इसके बावजूद भी 74 साल में हम इस देश के राजा नहीं बन पाए। बने किसको बनाया? दुश्मन को बनाया, जिस दुश्मन ने हमको हजारों साल से लूटा। ब्राह्मणों की इस देश में 6 पार्टियां हैं ब्राह्मणों की।
3.5% ब्राह्मण है। हम इस देश में 90% हैं, ब्राह्मण 3.5% है। 3.5% ब्राह्मण के पास 6 राजनीतिक दल है। 3.5% ब्राह्मण कांग्रेस को चलाता है। 3.5% का ब्राह्मण बीजेपी को चलाता है। 3.5% का ब्राह्मण कम्युनिस्ट पार्टी को चलाता है। 3.5% का ब्राह्मण मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को चलाता है। 3.5% का ब्राह्मण जयललिता को चलाता है। 3.5% का ब्राह्मण समता और ममता को चलाता है। सोचिए, और हम 90% होकर पूरे देश के अंदर, पूरे भारत में मूल निवासियों का आज तक 74 सालों में एक भी राजनीतिक दल नहीं बन पाया। तो हमारी आवाज को उठाने वाला कैसे होगा जब हमारे पास कोई राजनीतिक दल नहीं है, जब हम देश की पंचायत में नहीं जा पा रहे हैं, प्रदेश की पंचायत में नहीं जा पा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं हमारी हिस्सेदारी है, हाई कोर्ट में हमारी हिस्सेदारी नहीं है, कार्यपालिका में हमारी हिस्सेदारी नहीं है, प्रचार तंत्र में हमारी हिस्सेदारी नहीं है, तो हमारी आवाज को वहां कौन उठाएगा? अब तो आपके पास राजनीतिक दल भी हो गया। बाम सेफ, देखिए चाचा, देश में हमेशा किसी व्यक्ति ने हुकूमत नहीं किया, दुनिया के किसी भी देश में कभी किसी व्यक्ति ने नहीं किया, किसी समाज ने नहीं किया। हमेशा विचारधारा राजनीति करती है, विचारधारा राजनीति करती है किसी भी मुल्क पर। और ये ब्राह्मणों की विचारधारा ही होता, ब्राह्मणों की विचारधारा ही है कि आज देश पर संख्या हमारे पास है, वोट हमारे पास है, कैडर हमारे पास है, इसके बावजूद भी राजपाट ब्राह्मणों का है। क्या उसकी विचारधारा है? और उसकी विचारधारा के हम गुलाम हो गए हैं। मैंने बताया ना पहले कि बच्चा पैदा होता है, नाम के लिए ब्राह्मण के पास जाते हैं, शादी विवाह के लिए ब्राह्मण के पास जाते हैं, अनपढ़ ब्राह्मण ही शादी कराता है, चाहे डीएम एसपी कलेक्टर चाहे जो कुछ हो। मकान बनवाते हैं, गृह प्रवेश ब्राह्मण करता है। तो हमारी समाज व्यवस्था पर ब्राह्मणों का कब्जा है, हम ब्राह्मणों की विचारधारा के गुलाम है, जिसका नतीजा है कि 74 साल से ब्राह्मण ही हुकूमत कर रहा है और हुकूमत हम नहीं कर पाए। अगर बहुजनवादी विचारधारा जो हमारे पुरखों ने दिया, जो अंबेडकर की विचारधारा है, पेरियार की विचारधारा है, ज्योतिबा फुले की विचारधारा है, संत रविदास की विचारधारा है, संत कबीर की विचारधारा है, फूलन देवी की विचारधारा है, जगदेव प्रसाद कुशवाहा की विचारधारा है, ललाई सिंह विचारधारा है, जिन विचारधारा पे हम चलेंगे तब हम इस देश के मालिक बन पाएंगे। वही विचारधारा को हम आपको बताने आए हैं, जागृति पैदा करना चाहते हैं। अगर इस देश के मालिक बनना चाहते हो, राजपाट करना चाहते हो, तो आइए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा आपकी आज़ादी के लिए, आपको इस देश का मालिक बनाने के लिए, इस देश में आपका राजपाट काम करने के लिए आपको जागृत करने आया है। आप सो रहे हो, सोने की के मामले में तो आप सुने होंगे, ब्राह्मणों ने बताया है कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, लेकिन 6 महीने अगर सोता था कुंभकर्ण तो 6 महीने जागता भी था। मगर हमारे समाज के लोग तो 74 सालों से, हजारों सालों से सो रहे थे, आजादी के 74 साल से भी सो रहे हो, अभी तक आपका राजपाट नहीं हो पाया। अगर जागृति आपके अंदर होती तो राजपाट आपका होता। इसलिए कि कैडर आपके पास है, संख्या बल आपके पास है, और लोकतंत्र में संख्या बल का सिद्धांत है, जिसके पास सबसे ज्यादा जनसंख्या होगी वही इस देश का मालिक बनेगा, वही इस देश पर राजपाट करेगा। अगर हम 1931 की जनगणना जो अंग्रेजों ने कराई थी उसके अनुसार हम इस देश में 52% हैं। अगर हम 52% अपने को मान लें, जबकि जाति आधारित गिनती हो जाए तो 60 से 65% हैं। अगर हम 52 ही मानते हैं तो 100 में 51 वोट जो पाएगा वही इस देश का राजा बनेगा, वही इस देश का मालिक बनेगा। मगर हम 51 नहीं 52 हैं, इसके बावजूद ही राजपाट नहीं कर पाए। इसका बात साबित करती है कि हमारे अंदर जो है चेतना नहीं है, वर्गीय चेतना नहीं है। अगर वो वर्गीय चेतना होती आज इस देश के हम मालिक बनते। हमको हक अधिकार मिला है ओबीसी के रूप में, नेता चाहते हैं जाति के रूप में, तो जाति का नेता तो धोखा दे रहा है, डुबो रहा है। हमारे पुरखों ने नारा दिया था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और हमारे नेता जो जाति में पैदा हुए वो कैसा नारा दे रहे हैं? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ये तो धोखा देने वाला मामला है ना, ये तो मिलावट का मामला है ना, घालमेल का मामला है ना। जब विचारधारा में घालमेल हो जाएगा, मिलावट हो जाएगा, फिर हम सत्ता कैसे प्रस्थापित करेंगे, अपनी राजपाट कैसे स्थापित करेंगे? ये तो धोखा देने वाला, समाज को बेचने का मामला है। इस तरह से तमाम परिस्थितियां भारत में पैदा हुई, आतंकवाद पैदा हुआ, नक्सलवाद पैदा हुआ, भुखमरी पैदा हुई और देश को कमजोर बनाया गया। तो आज़ाद भारत में ऐसी परिस्थितियां ब्राह्मणों ने पैदा किया। इस बात को जानने समझने की जरूरत है और इस मोर्चे से जागृति पैदा करके हम आपको इस देश का मालिक बनाना चाहते हैं। आप जब मालिक बन जाओगे तो इस देश में राजा बन जाओगे, तो न्याय हम करेंगे और न्याय करने का काम हमें मिलेगा, वक्त हमें मिलेगा, सरकार हमारी होगी, सारे हक अधिकार आपके रहेंगे और न्याय होगा कि संख्या के अनुपात में सबको हिस्सेदारी मिलेगी। अगर हम 52% हैं तो मैं 52% हिस्सेदार होंगे।
हमारे छोटा भाई आदिवासी जंगलों में रहता है, उसको 7.5% आबादी 7.5% मिलेगा। अनुसूचित जाति का व्यक्ति 15% है, उसे 15% हिस्सा मिलेगा। हमारा मुसलमान भाई 15%, उसे 15% हिस्सा मिलेगा। मगर ब्राह्मण 3.5% है, जो 80% नौकरियों में कब्जा किया है, जमीन पर 94% कब्जा किया है, रोजी रोजगार पर 97% कब्जा किया है, मठों मंदिरों में 100% कब्जा किया है। न्याय हम करेंगे, जो हमारा राजपाट होगा, हम इस देश के मालिक होंगे, न्याय हम करेंगे और 3.5% ब्राह्मण को केवल 3.5% हिस्सेदारी देंगे। हमारा राजपाट होगा, न्याय हम करेंगे, इंसाफ का निजाम कायम करेंगे, न्याय करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ कि हमारा आप साथ सहयोग और समर्थन करोगे और आप इस देश का मालिक बनने की दिशा में काम करोगे, इस देश के मालिक बनने की दिशा में आप प्रयास करोगे। इसी आशा विश्वास के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी समाज। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।